आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बेटे। लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा था कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ का, और आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आपको पता होगा, आपने ये 10th क्लास में पढ़ा है, तो फैमिलियर हैं आप लोग इससे बिल्कुल, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन ये बनता है, क्या आपने हीटिंग इफेक्ट आपके आसपास देखा है? हाँ जी, आपने हीटिंग इफेक्ट देखा है प्रेस में, हीटर में, अवन में, इलेक्ट्रिकल रोड में, गीज़र में, अवन में, इनमें सब में। तो इनमें खास बात क्या है? इनमें खास बात कुछ नहीं है, एक सिंपल सी बात है, जब भी इनमें से इलेक्ट्रिकल करंट पास होगा तो दे विल प्रोड्यूस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट आफ्टर पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। तो बेटा, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट? द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट after passing electric current through the devices, is called heating effect, of current। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। करंट से हीट का पैदा होना ही फिजिक्स में क्या कहलाता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहलाता है। अगर मैं अब अगली बात करूं कि भाई इसमें और क्या पढ़ने लायक चीज़ें हैं, तो वो है हीट पैदा ही क्यों हुई। तो मेन है हमारा टॉपिक कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। भाई हीटिंग इफेक्ट का कारण क्या है? हीट पैदा ही क्यों हुई। तो मान लीजिए एक वायर है आर रेजिस्टेंस की, और इसको हमने वी वोल्टेज की सोर्स से लगा दिया। वी यहाँ पर ये क्या है? इसका ईएमएफ है बैटरी का। तो होता क्या है बेटा, जब आप एक वायर पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ये वायर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, बैटरी लगा दी। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, सर्टेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता वायर में से, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करता वायर पे। आपने पहले पढ़ा है, इसी यूनिट में आपको पढ़ाया गया है। तो हम बोलेंगे जब भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाएगा, कोज में सबसे पहली चीज़ क्या है? व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। जब भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाएगा वायर के क्रॉस, जैसा हमने लगाया है बैटरी के द्वारा, सो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन किधर एक्सेलरेट करेंगे बेटे? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके टुवार्ड्स द लेफ्ट जाएंगे। इलेक्ट्रॉन उल्टे एक्सेलरेट करेंगे। क्या लिखेंगे हम? इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्सेलरेटेड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अब जब वो मोशन कर रहे हैं, ड्यूरिंग देयर मोशन, चल रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन, दे कोलाइड विद पॉजिटिव मेटल आयंस प्रेजेंट इन द वायर। तो पॉजिटिव मेटल आयंस प्रेजेंट होते वायर में, उनको कर्नल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव मेटल आयंस को हम कर्नल्स बोलते हैं, कर्नल्स। तो मेन कारण यही है, कर्नल्स की और इलेक्ट्रॉन्स की टक्कर होती है, जिससे एनर्जी पैदा होती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is converted into thermal energy of metal ions, इसी वजह से हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है। ये मेन कारण था।
यानी हमने क्या पढ़ा, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुए तो उनकी टक्कर पॉजिटिव मेटल आयन से हुई। पॉजिटिव मेटल आयन से हुई तो पॉजिटिव मेटल आयंस ने वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया बच्चों, और पॉजिटिव मेटल आयंस ने जब वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया तो वाइब्रेशन से उनकी एनर्जी बढ़ गई ओवरऑल, और जब उनकी ओवरऑल एनर्जी बढ़ गई तो वो हीट एनर्जी के फॉर्म में बाहर अपीयर हुई हमें। तो इट इज़ द कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। व्हाट इज द कॉज? द कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड द कर्नल्स। कॉज क्या है? मेनली एक लाइन में बोले तो कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड मेटल आयंस। कॉज क्या है? द कोलिजन बिटवीन, टक्कर जो हो रही है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मेटल आयंस के बीच में बेटा, दैट इज द कॉज ऑफ योर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटे, ये हमने पढ़ा कॉज, अब हम पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, पेज नंबर 2। नेक्स्ट अवर टॉपिक इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये टॉपिक हमें क्या सजेस्ट कर रहा है बच्चों? ये टॉपिक हमें क्या सजेस्ट कर रहा है? ये सजेस्ट कर रहा है कि कोई ना कोई हीट प्रोड्यूस होती होगी कंडक्टर में, वायर में, उसकी हीट के बारे में कोई लॉ है, जूल लॉ, वो हमें क्या बताता है? तो वो हमें यही बताता है कि भाई बड़ी सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो इधर, ये एक वायर है आर रेजिस्टेंस की, वी इस पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हमने बैटरी की हेल्प से, आई इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हो क्या रहा है बेटे? हो ये रहा है कि जी आप के इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहे हैं अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी कह सकते हैं आप। तो जूल लॉ कहता है जो हीट पैदा होगी इस वायर में, हीट प्रोड्यूस इन द वायर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के स्केयर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। टी यहाँ पर क्या है? टाइम, जितनी देर के लिए करंट फ्लो किया। तो अगर मैं तीनों फैक्टर्स को कंबाइन कर दूं तो क्या आएगा? एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। तीनों को कंबाइन करने पर क्या आ गया? एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। और अगर हम कंप्लीट बना के लिखें फार्मूला तो बच्चों क्या आएगा? एच बराबर है के आई स्क्वायर आर टी। के की वैल्यू इस टॉपिक में है 1, तो एच का फार्मूला क्या आ गया जूल लॉ के अकॉर्डिंग? आई स्क्वायर आर टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ क्या कहता है? हीट प्रोड्यूस इन अ वायर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग इन द वायर। भाई जितनी देर के लिए टाइम, जितने समय के लिए करंट फ्लो कर रहा है उसको हम यहाँ पे टाइम ले रहे हैं। ओके, क्लियर है ये सभी को? ठीक है। तो हीट प्रोड्यूस, आपकी हम ये भी कह सकते हैं ना, जितना वर्क डन लगा, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, क्यू with the help of potential difference V, तो H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे QV भी आ जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो हीट के क्या फार्मूले आ गए बेटा? हम ये भी लिख सकते हैं QV, हम ये भी लिख सकते हैं कि क्या होता है IT, तो VIT, ये आया हुआ था जूल लॉ से आई स्क्वायर आर टी, और यहाँ पर आई की वैल्यू V बाय आर रख दोगे, आई की वैल्यू V बाय आर रख दोगे तो V स्क्वायर बाय आर इंटू टी भी आ जाएगा। तो हीट प्रोड्यूस इन अ मेटल कंडक्टर, वायर का हीट प्रोड्यूस का फार्मूला क्या आगे? क्यू वी, वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी एंड V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। फॉर न्यूमेरिकल्स यू विल नीड ऑल दीज फार्मूलाज। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको इन फार्मूलाज की
ज़रूरत पड़ने वाली है, प्लीज़ ध्यान रखना, इनको अच्छे से कर लेना। 1 2 3 एंड 4। ये था जूल लॉ ऑफ हीटिंग और हीट के बारे में। अच्छा ये बताओ मुझे, हीट एक ऐसी क्वांटिटी है, एनर्जी है ना, हीट, एच क्या है यहाँ पे, हीट एनर्जी है। तो एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, एसआई क्या होती है, जूल। पर कई बार क्वेश्चंस में कैलोरी आ जाता है, कैलोरी। तो कैलोरी के लिए आप क्या करेंगे, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। तो सारे आंसर्स को आप, अगर मैं ये लिख दूं H इज इक्वल टू VIT डिवाइड बाई 4.18, तो ये आंसर कैलोरी में आ जाएगा। क्लियर, आई एम कन्वर्टिंग जूल इनटू कैलोरी। तो सभी आंसर्स को 4.18 से भाग कर दें तो आंसर कैलोरी में आ जाएगा। I स्क्वायर RT डिवाइड बाई 4.18, आंसर विल बी इन कैलोरी। एंड लास्ट वन क्या है, V स्क्वायर बाई R इंटू टी डिवाइड बाई 4.18, आंसर विल बी इन कैलोरी। क्लियर है बात, ठीक है। एसआई यूनिट क्या है, हीट एनर्जी की, जूल। बट प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी, प्रैक्टिकल यूनिट है आपकी कैलोरी। और सीजीएस यूनिट क्या होती है, एनर्जी की, अर्ग। सीजीएस यूनिट क्या होती है बच्चों, अर्ग होती है। तो ये जो भी हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा हीटिंग इफेक्ट के का कंसेप्ट और हीट प्रोड्यूस के फार्मूलाज पढ़े। जूल लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, जूल लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा। और उससे पहले क्या पढ़ा, हीट पैदा क्यों होती है, कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। हीट पैदा क्यों हुई, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट, डेफिनेशन पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। तो बेटा इलेक्ट्रिकल पावर से क्या मतलब है आपका, ये 10th क्लास में भी आता है, 10th में पढ़ा हुआ आपने। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल पावर होती है रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क होती है ना पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर को आप क्या लिखोगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो इलेक्ट्रिकल वर्ड है तो इलेक्ट्रिकल आ जाएगा, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। सिंपल, वेरी सिंपल। तो पावर का फार्मूला क्या आ गया आपका, इलेक्ट्रिकल वर्क बाय टाइम। वर्क का फार्मूला क्या था पिछले पेज पे, QV बाई टी। Q बाई टी क्या होता है फिजिक्स में, I होता है, तो पावर का फार्मूला VI आ गया। V क्या होता है, IR, तो I स्क्वायर R आ गया। I क्या होता है, V बाई R, तो V स्क्वायर बाई R आ गया। तो ये फार्मूले आ गए आपके पावर के, ये फार्मूले आ गए आपके। तो ये आपको यूज़ करने हैं न्यूमेरिकल्स में, 1 2 3 4 5, दीज 3 आर मेन। ये आपके मेन फार्मूले हैं, ये जो 3 है, 1 2 3। क्लियर। तो इलेक्ट्रिकल पावर की छोटी छोटी बातें तो आप सब बच्चों को आती हैं। SI यूनिट क्या होती है, वाट होती है, कोई बताने की जरूरत नहीं है, 10वीं में आई हुई हैं। कमर्शियल यूनिट क्या होती है, हॉर्स पावर होती है पावर की। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। ये बातें पता हैं सब बच्चों को, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर भी हो गया, समझ में आ गया। एक आती थी आपकी 10th क्लास में, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको, बस याद करनी है वैल्यू। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जिसमें आपके घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है आपकी, किलो वाट आवर। व्हाट इज KWH, किलो वाट आवर। व्हाट इज किलो वाट आवर, इट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। सो व्हाट इज the value of 1 kilowatt hour, you can say 36 lakh joule. So you can write 3.6 into 10 raised to power 6 joule। 1 किलोवाट आवर में 36 लाख जूल होते हैं प्यारे बच्चों। और किलोवाट आवर क्या है बेटे, आपकी कमर्शियल यूनिट एनर्जी की। ये कमर्शियल यूनिट कहाँ पे काम आती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है आपके घर में, बिजली का बिल आता है, वो किलोवाट आवर के रेट के हिसाब से आता है, ठीक है।
तो इतना इंट्रोडक्शन बहुत था कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का, बहुत था। अब हम करेंगे व्हाट इज द पावर रेटिंग। व्हाट इज द पावर रेटिंग। तो मान लो किसी कोई डिवाइस है, पावर रेटिंग का क्या मतलब है उसका? पावर रेटिंग से मतलब है डिवाइस कितनी वोल्टेज पे वर्क कर रहा है, कितनी वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहा है, कितनी वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, और आर कितना है उसका, रेजिस्टेंस कितना है। तो पावर होती है आपकी वी स्क्वायर बाय आर। तो इसको, इससे जो निकलती है पावर उसको हम क्या कहते हैं? पावर रेटिंग कहते हैं। तो इस फार्मूले से जो निकलती है पावर उसको हम क्या कहते हैं? पावर रेटिंग। यानी पावर रेटिंग का क्या मतलब हुआ? अगर आपने किसी बल्ब पे वी वोल्टेज लगा रखी है और रेजिस्टेंस उसका आर है और बल्ब का वोल्टमीटर वी रीड करता है, तो पावर रेटिंग ऐसे निकलेगी। देखो, मान लो ये है आपका बैटरी, ये आपका बल्ब है, ये वोल्टमीटर है। जो रीडिंग यहाँ पे वोल्टमीटर दिखाएगा, मैं कह रहा हूँ जो रीडिंग ये वोल्टमीटर दिखाएगा, ये रीडिंग किसकी दिखाएगा? बल्ब की वोल्टेज की दिखाएगा। तो वो वी नोट कर लें आप, यहाँ पे लिख दें वो वी, जो वोल्टमीटर की रीडिंग होगी वो वोल्टेज यहाँ पर रख दें, और आर बल्ब का निकाल लें, इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लें आप। तो रेजिस्टेंस बल्ब का निकाल के और वोल्टेज निकाल के यहाँ रख दें। दैट्स हाउ यू विल गेट दी पावर रेटिंग ऑफ दैट बल्ब। तो उससे आप क्या निकाल पाएंगे? उस बल्ब की पावर रेटिंग। समझ में आ गया? लास्ट हम करने जा रहे हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, और बेटे पावर इन सीरीज और पावर इन पैरेलल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पावर इन सीरीज। नेक्स्ट देखिए पावर इन सीरीज। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा पावर इन सीरीज। पावर इन सीरीज। अब ये टॉपिक क्या है ध्यान से देखना। मान लो ये बल्ब हैं, मान लो मैंने 3 बल्ब ले लिए। लेट अस अज्यूम वी हैव टेकन 3 बल्ब्स। all having power P1, P2 and P3, and they are connected to a same voltage source, that is the V। सेल का वोल्टेज क्या है यहाँ पर? V है, जिससे हमने बल्ब्स को लगा रखा है। जिससे हमने किसको लगा रखा बेटे? बल्ब्स को लगा रखा है। तो अब ये जो बल्ब्स लगा रखे हैं आपने, ये कुछ इस तरह मैन्युफैक्चर हैं कि दे विल ऑपरेट ऑन सेम वोल्टेज। तो कंडीशन क्या है यहाँ पर? कंडीशन क्या है यहाँ पर? दे विल ऑपरेट ऑन सेम वोल्टेज। दे विल ऑपरेट ऑन सेम वोल्टेज। सेम वोल्टेज पे वर्क करेंगे भाई, यानी वोल्टेज सबकी सेम पे वर्क कर रहे हैं। ये कंपनी ने कुछ इस तरह बनाया है इनको कि ये सेम वोल्टेज पर वर्क कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता है इनका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा बल्ब्स का। तो मान लिया पहले बल्ब का रेजिस्टेंस है R1, दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस है R2 और तीसरे का है R3। तो सर्किट का नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? ये पीछे पढ़ के आए हो आप, RS इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा सर्किट का? RS इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सीरीज का जो रजिस्टर है उसको पावर की टर्म में कैसे लिखोगे भाई? पावर का आपने फार्मूला पढ़ा थोड़ी देर पहले, वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से बच्चों आर इजिकल टू वी स्क्वायर बाय पी आ गया। ये वाला कंसेप्ट आर का, आर इजिकल टू दिस, ये लगा दो आप यहाँ पे, वी स्क्वायर बाय पी सीरीज, वी स्क्वायर बाय P1, वी स्क्वायर बाय P2 प्लस वी स्क्वायर बाय P3। वोल्टेज का स्क्वायर यहाँ पर कॉमन है, तो व्हाट वी विल गेट 1 बाय P सीरीज इज इक्वल टू 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2 प्लस 1 बाय P3।
क्लियर? दिस इज द फार्मूला जो आपको लर्न करना है न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। अगर n आइडेंटिकल बल्ब्स हों, n आइडेंटिकल बल्ब्स हों, तब आंसर क्या आएगा? तो 1/PS इजिकल टू 1/P प्लस 1/P अप टू n, तो P सीरीज का आंसर आ जाएगा P/n, ये याद रखना। और P क्या है यहाँ पर? पावर ऑफ ईच बल्ब है, पावर ऑफ ईच बल्ब। और n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ बल्ब्स, नंबर ऑफ बल्ब्स, नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब्स। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो, ध्यान देके करेंगे तो बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट है पावर इन पैरेलल। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसमें क्या होगा बेटे? ये होगा, कुछ इस तरह लगे हैं बल्ब, और 3 बल्ब ले लिए हमने, हैविंग पावर, सबकी पावर क्या है? अलग अलग है, P1, P2 और P3। करंट यहाँ से कितना चला? I, तो आपको KVL KCL आते हैं अब तो करंट सब में अलग अलग जाएगा, I1 I2 I3 पावर के हिसाब से। बट फिर वही कंडीशन है, ऑल बल्ब्स आर मैन्युफैक्चर्ड सच दैट दे विल ऑपरेट ऑन सेम वोल्टेज, यानी वो ऐसे बनाए गए हैं कि वो सेम वोल्टेज पर ऑपरेट होंगे। जहाँ फैक्ट्री ने, कंपनी ने बनाए हैं, वो सेम वोल्टेज पर ऑपरेट होने के लिए बनाए गए हैं। यानी V हमने क्या लेना है? सेम लेना है सबका, इसका भी V लेना है, V लेना है, और यहाँ भी V लेना है। रेजिस्टेंस हमने इसका क्या ले लिया? R1, इसका R2 और इसका R3 ले लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट विल बी दी R नेट इन पैरेलल? आपको आता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, आता है ना सभी को? तो भैया आपने पढ़ा था पावर बराबर है V²/R, तो R आ जाएगा क्या? V² पावर। तो मैं रिप्लेस करूं तो 1/R नेट को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/PV² नेट, V तो सब में सेम है, 1/V²/P1 प्लस 1/V²/P2 प्लस 1/V²/P3। V² तो कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा भाई? P नेट इजिकल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। तो पैरेलल कम्बिनेशन में, बल्ब्स में, वायर्स में ये आंसर रहता है। अगर हमारे पास n आइडेंटिकल बल्ब्स हों, इफ n आइडेंटिकल बल्ब्स आर कनेक्टेड, तब आंसर क्या होगा? P इजिकल टू P प्लस P अप टू n, आंसर आ जाएगा NP। और P क्या है यहाँ पे? एक बल्ब की पावर है, पावर ऑफ वन बल्ब या पावर ऑफ ईच बल्ब, ठीक है। P यहाँ पे एक बल्ब की पावर है। टोटल पावर क्या आ जाएगी? NP। टोटल पावर क्या आ जाएगी बच्चों? NP आ जाएगी। देख लीजिए एक बार पूरा पेज, और फिर नेक्स्ट लेक्चर आपका मैक्सिमम पावर थ्योरम। नेक्स्ट है आपकी मैक्सिमम पावर थ्योरम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ ध्यान देना। मान लो हमारे पास एक सर्किट है, डायग्राम है इस तरह, एक वायर है जिसका R रेजिस्टेंस है, एक सेल है जिसका EMF E ले लिया मैंने, सेल का EMF E ले लिया, सर्किट में करंट I ले लिया, सर्किट में करंट I ले लिया, वोल्टेज इस वायर की V ले ली, वोल्टेज इस वायर की V ले ली, ठीक है। इस वायर की वोल्टेज क्या ले ली? V ले ली। अब आपको प्रूव करना है कि मैक्सिमम जो पावर आएगी आपकी, मैक्सिमम जो पावर आएगी वो आएगी R इजिकल टू स्मॉल r पे। स्मॉल r है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल r क्या है यहाँ पे? सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। दोबारा देख लें, E क्या है यहाँ पे? लिख देता हूँ, EMF ऑफ द सेल, ठीक है। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द वायर, जो R वायर है। I क्या है? करंट जो फ्लो कर रहा है सर्किट में, इलेक्ट्रिकल करंट। स्मॉलर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये सब हैं, ये सारे वेरिएबल्स हैं। क्लियर है बात सभी को?
ठीक है, दिख रहा है सभी को क्लियर? ठीक है, चलो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि पावर मैक्सिमम होगी जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल के इक्वल होगा। तो अब हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज द पावर ऑफ दैट वायर? पावर ऑफ द रेजिस्टेंस वायर की पावर क्या होगी? पावर का फार्मूला होता है बच्चों I²R होता है कि नहीं होता? पढ़ा था पिछले पेज पे भी। पावर का फार्मूला क्या होता है? I²R। तो बेटे I कितना होगा? I होगा E/R+R। ये हमने पीछे पढ़ा इसी यूनिट में। E क्या है? EMF। R क्या है? वायर का। और छोटा r क्या है? यहाँ पे सेल का रेजिस्टेंस। ये वैल्यू यहाँ डाल दो तो पावर क्या बन जाएगी आपकी? पावर बन जाएगी E²/R जमा R का स्क्वायर इंटू में R। मैंने I की वैल्यू यहाँ डाल दी। सिंपल, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे था I²R, तो यहाँ पे R आएगा ना, वायर का रेजिस्टेंस था तो वायर का ही आएगा, ये वाला। ठीक है, अब क्या हम इसमें 2RR जोड़ सकते हैं और 2RR घटा सकते हैं? तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, E² इंटू R डिवाइड बाय A+B का होल स्क्वायर। तो R² प्लस R² प्लस 2RR माइनस 2RR प्लस 2RR। अब मैंने क्या कर दिया, एक तो मैंने खोल दिया A+B को, A+B के होल स्क्वायर को, A² B² 2AB। अब मैंने माइनस 2RR ऐड कर दिया, 2RR माइनस 2RR सब्ट्रैक्ट कर दिया और 2RR ऐड कर दिया। ऐसा हम कर सकते हैं, करते भी हैं फिजिक्स में। तो अब ये क्या होगा, ये 2RR 4RR बन जाएगा, लेकिन A² प्लस B² माइनस 2AB, ये माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अगला फार्मूला क्या बनेगा हमारा? अगला बन जाएगा पावर इज इक्वल टू E² इंटू R डिवाइड बाय R माइनस R का होल स्क्वायर 1 2 3 और 2RR प्लस 2RR 4RR। अब ये हमारी पावर आ गई। अब ये पावर मैक्सिमम कब होगी? जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा? अब R आपको जीरो करना है क्या? नहीं। छोटा r जीरो करना है क्या? नहीं। तो अब आप क्या करोगे? डिनोमिनेटर को मिनिमम बनाओगे, पावर को क्या बनाओगे? मैक्सिमम। और डिनोमिनेटर को क्या बनाओगे? मिनिमम। मिनिमम कब होगा? जब ये चीज़ जीरो हो जाए, ये कट जाए तो सिर्फ ये रह जाएगा। तो ये कब कटेगा? जब इसको आप जीरो ले लेंगे। तो R माइनस R का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दैट इज R माइनस R इज इक्वल टू जीरो, दैट इज R इज इक्वल टू R। हैंस प्रूव्ड। ये प्रूफ आ गया। ये हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था? कि पावर मैक्सिमम होगी जब R इक्वल टू R आएगा। तो प्लीज़ इस पावर थ्योरम को अच्छे से कर लेना, समझ में आ गई होगी आई होप सभी को। ठीक है, तो ये वाली जो पावर थ्योरम थी, मैक्सिमम पावर थ्योरम, सिंपल थी, आसान थी, बस आपको कंसेप्ट सीखना था, वो आपने सीख लिया। क्लियर है? और इस तरह आपका ये आज का लेक्चर जो है बेटे यहीं पे एंड करते हैं। एक बार आपको दिखा देता हूँ।